Hello बच्चों, today we are going to learn our civics textbook, chapter 6, understanding our criminal justice system. बच्चों, हमने इसके पहले मिसेस शिंदे और शांति हेम्ब्रम के केस को देखा और हमने देखा कि पूरे केस के डिसीजन में 4 मुख्य लोगों की भूमिका रही। सबसे पहले पुलिस, सेकंड नंबर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थर्ड द डिफेंस लॉयर एंड द जज। वन बाय वन we will know about the role of police in investigating a crime। जो हम देखेंगे कि जब समाज में किसी प्रकार का क्राइम या अपराध होता है तो पुलिस किस प्रकार किसी घटना का इन्वेस्टिगेशन करती है। Because one important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime। जब कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस का मुख्य काम होता है क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? पुलिस जो भी विटनेस इकट्ठी करती है उसको या जो भी उसके पास एविडेंसेस मिलते हैं केस के बारे में उन्हें वह रिकॉर्ड करती है और ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। और अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही पुलिस अपना एक ओपिनियन बनाती है क्राइम के बारे में। और अगर पुलिस को यह लगता है कि एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। अगर पुलिस को यह लगता है कि उसे जो एविडेंस मिले हैं वे एक्यूज्ड पर्सन के गिल्ट की ओर पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं, तो वह एक चार्जशीट बनाती है और उसे कोर्ट में सबमिट करती है या फाइल करती है। लेकिन जैसा कि बच्चों हमने देखा शांति हेम्ब्रम और मिसेस शिंदे के केस में कि सिर्फ एक पुलिस नहीं होती है, जो कि यह पुलिस का सिर्फ जॉब नहीं होता है कि वह डिसाइड करे कि कोई पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। जज यह सुनिश्चित करता है। और इस बीच आपने देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर जज को अपनी सारी दोनों तरफ से बातें जज के सामने रखी जाती हैं। इसके बाद जज यह डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति इनोसेंट है अथवा गिल्ट है। Police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights। बच्चों, एक बात हमें ये भी जान लेना है कि पुलिस का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसे हमेशा अपने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसा कुछ हमारे संविधान द्वारा नियम बनाया गया है
और कि किसी भी व्यक्ति, चाहे भले ही वह अपराधी हो, फुल रेस्पेक्ट और के साथ इन्वेस्टिगेशन करे। और चूँकि हर व्यक्ति को कुछ ह्यूमन राइट्स मिले हैं, मानवाधिकार मिले हैं, तो उस मानवाधिकार को भी वह ध्यान में रखे। अपने मनमाने तरीके से पुलिस बिना किसी या गैर कानूनी तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं और पुलिस को हमेशा जब भी वह किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, डिटेन करता है या उससे इंटरोगेशन करता है, प्रश्न पूछता है। डिटेन करना बच्चों, उसे अपने यहाँ रोकना, और अरेस्ट करना आप जानते हैं। तो इंटरोगेशन भी आप जान लीजिए, उससे किसी भी क्रिमिनल पर्सन से या अरेस्टेड पर्सन से पूछताछ करती है पुलिस, तो उसे उसके ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखना है और उसके प्रति एक रेस्पेक्ट का भी भाव रखना है। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली क्या होता है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को कभी कभी बहुत ही क्रिटिकल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, लेकिन पुलिस को यह परमिशन नहीं है कि वह अगर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करती है तो भी उसे टॉर्चर नहीं करेगी। पुलिस किसी एक्यूज को बीट नहीं करेगी, शूट नहीं कर सकती है। तो बच्चों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को गोली मार देना, शूट करना मतलब गोली मार देना, ये भी पुलिस नहीं कर सकती है। They cannot inflict any form of punishment. पुलिस किसी भी प्रकार का पनिशमेंट भी व्यक्ति को नहीं दे सकती है, चाहे उसने कोई भारी अपराध, पेटी ऑफेंस किया हो। तो इस तरह से पुलिस के लिए भी कुछ गाइडलाइन बने हुए हैं और उस गाइडलाइन को हम पढ़ते हैं। पहले हम आर्टिकल 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है से पढ़ते हैं। आर्टिकल 22 भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। भारत के हम सब नागरिकों को, बच्चों को, सबको इस आर्टिकल 22 के बारे में जानना चाहिए। यह आर्टिकल 22 क्रिमिनल लॉ गारंट के रूप में क्रिमिनल लोगों के लिए भी उनके कह लीजिए कि फेवर में या उनके मानव अधिकार के फेवर में एक तरह से फंडामेंटल राइट के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुनिश्चित किया है। इसमें पहला जो गाइडलाइन है आप देखेंगे, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द offense for which the person is being arrested. अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट, जिसे कह लीजिए कि अरेस्ट किया जाना है, उसे भी टाइम ऑफ अरेस्ट के समय इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि किस ऑफेंस के लिए, किस क्राइम के लिए या किस अपराध के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। यह एक व्यक्ति के तौर पर, मानवाधिकार के तौर पे या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के तौर पर व्यक्ति को दिया गया अधिकार है हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 22 में। दूसरा बच्चों जो राइट है, द राइट टू बी presented before a magistrate
within 24 hours of arrest। बच्चों ये भी एक अधिकार मिला है हमें फंडामेंटल राइट के तौर पे कि किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसे 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। पुलिस अरेस्ट करती है, अपने पास अरेस्ट करके उस व्यक्ति को नहीं रखेगी, बल्कि उसे 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। द थर्ड जो राइट है, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में आ भी जाता है अरेस्ट होकर के, तो उसके साथ इल ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव या टार्चर करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, चौथा जो हमें अधिकार मिला है आर्टिकल 22 में, हर व्यक्ति को यह फंडामेंटल राइट मिला है, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी cannot be used as evidence against the accused। बच्चों, अगर पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी द्वारा अगर कोई कन्फेशन कराया जाता है किसी अपराध के बारे में, उसे ज़बरदस्ती अपने हिसाब से पुलिस कोई कबूलनामा, कन्फेशन मतलब यहाँ है कि उससे हामी भरा लेती है, कबूलनामा करा लेती है, तो इस कबूलनामे को पुलिस कोर्ट में एज एविडेंस पुट अप नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट बच्चों जो राइट है अरेस्ट के बारे में, वह है अ बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। अगर कोई महिला या 15 वर्ष के नीचे कोई लड़का है, 15 वर्ष एज के नीचे का कोई अगर लड़का है, तो उसे पुलिस स्टेशन पर क्वेश्चनिंग के लिए उससे कुछ प्रश्न पूछने या इंटरोगेशन आप कह सकते हैं, इसके लिए उसे नहीं बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों जो हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, इन्हें आप समझ लीजिए, और देश का नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों को ये 5 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 22 में मिले हैं, जो हमारी पुलिस सुरक्षा के लिए है। हो सकता है कभी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए या अरेस्ट या पुलिस कस्टडी में लाया जाए, तो भी उसे ये ह्यूमन होने के नाते ह्यूमन राइट मिला है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति निरपराध हो, निर्दोष हो, उसने कोई ऑफेंस न किया हो, उसके बाद भी उसे पुलिस ने किसी गलतफहमीवश अरेस्ट किया है, तो उसे उस व्यक्ति को पुलिस से सुरक्षा पाने के लिए संविधान द्वारा ये 5 अधिकार दिए गए हैं। बच्चों, आगे हम देखेंगे कि डी.के. बासु की कुछ गाइडलाइंस हैं। The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention, and interrogation of any person. These are known as the D.K. Basu guidelines and some of these includes। तो हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बासु गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी गाइडलाइन दिया है, और इसे भी हम समझ लेते हैं कि पुलिस किस तरह से
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करेगी। इसे हम डीके बासु गाइडलाइंस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट है, द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वियर क्लियर, accurate and visible identification and name tags with their designations। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है बच्चों, तो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू डीके बासु गाइडलाइन, अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाती है तो उसे एक ऐसा पोशाक पहनना होगा जो कि बिल्कुल पुलिस का हो, बिल्कुल क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन उसके यूनिफॉर्म में लगा होना चाहिए। उसका जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनका नाम का टैग लगा होना चाहिए और विथ डेजिग्नेशन, उनका वो पुलिस ऑफिशियल का क्या डेजिग्नेशन है, उनका क्या नाम है, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, और वो भी कोई ऐसा ना हो जो ठीक ना दिखता हो, अनक्लियर हो, डिम हो, बिल्कुल एक्यूरेट, क्लियर और विजिबल होना चाहिए उनके यूनिफॉर्म में। ये सारी आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, वो उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। वो जब जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं वो इन चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है कि हमें जो अरेस्ट कर रहा है उसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म से क्लियर हो जाएंगी। आगे सेकंड गाइडलाइन है, अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है उसको अरेस्ट करते समय या करने से पहले एक मेमो, जिसको हम वारंट भी कहते हैं, वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए पुलिस की ओर से, और शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। और जिस व्यक्ति को वो अरेस्ट करने गए हैं उस मेमो पर ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि किस टाइम को, किस डेट को पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। इट शुड आल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। और इस मेमो पर कम से कम एक विटनेस, एक व्यक्ति की गवाही होनी चाहिए। हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर। ये गवाही जो होगी मेमो पर, उसमें कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके फैमिली मेंबर का विटनेस होना चाहिए, उसके सामने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए। या द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर्स। और बच्चों साथ में अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। जो मेमो है उस मेमो पर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसका भी काउंटर साइन होना चाहिए, मतलब उससे भी उस पर हस्ताक्षर करना होगा या करना चाहिए कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है तो उसका काउंटर साइन उस पर हो जाएगा। किस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या नाम है, उसे खुद यह बात पता होना चाहिए पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। उसे यह राइट है कि वह अपना मेमो देखे, उस पर अपना हस्ताक्षर करे, अपने किसी मित्र, अपने रिश्तेदार या परिवारीजन का भी उस पर सिग्नेचर देखे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, पुलिस ले रही है सिग्नेचर कि नहीं। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड आर बीइंग इंटरोगेटेड हैज ए राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है या उसे पुलिस थाने में अगर बुला के क्वेश्चन इंटरोगेशन किया जा रहा है, प्रश्न उत्तर कुछ लिया जा रहा है, उसे डिटेन किया गया है कुछ देर तक वहाँ, तो उसे यह भी राइट है कि वह अपने उस समय जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इंट्रोगेशन कर रही है तो अपने किसी रिश्तेदार को या किसी मित्र को या अपने किसी
वेल विशर को वह बुला ले, कॉल कर ले। ये व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी.के. वासु गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का ये तीसरी बात है। चौथा जो हम देखेंगे, व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest। किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद कम से कम उसके बाद नहीं बल्कि 8 से 12 आवर्स के बीच में ही जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके फ्रेंड को या रिलेटिव को, अगर वो बाहर है तो उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, उसे भी सूचना होना चाहिए। मान लीजिए कि व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया लेकिन कोई उसका रिश्तेदार या रिलेटिव अरेस्ट के समय नहीं है, तो उसे भी वेन्यू ऑफ कस्टडी, कहाँ, किस वेन्यू पर, किस थाने पर, किस जगह उसे कस्टडी में रखा गया है, इसके बारे में सूचना पुलिस को देनी चाहिए। तो बच्चों, हमने 2 चीज़ें पाठ के अंदर पढ़ी। पहला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए आर्टिकल 22 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, और दूसरा डी.के. वासु गाइडलाइन के बारे में पढ़ा। तो आगे जो पाठ में चीज़ें हैं उससे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।